साथियों, अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में एक सीट अपनी कंफर्म करना चाहते हैं, यानी कि सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो ये साथियों पूरा मॉडल पेपर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर साथियों जैसे अगर बात करें आपकी परीक्षा में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, वैसे ही ठीक और ठीक साथियों 80 प्रश्न यहां भी होंगे। सबसे पहले हम लोग 20 प्रश्न हिंदी के करेंगे, उसके बाद 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, फिर 20 प्रश्न रीजनिंग के और 20 प्रश्न साथियों मैथ के। तो यहां पर जैसा आपका साथियों पेपर आने वाला है, वैसे ही प्रकार के क्वेश्चंस आज इस क्लास में आप लोग देखेंगे। तो अगर आप साथियों चाहते हैं कि एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करें, तो इन 80 प्रश्नों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। चलिए, तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए, अगर बात करें साथियों अति उपसर्ग के रूप में होना चाहिए। अगर इसकी संधि विच्छेद करें कि अति उपसर्ग के रूप में निकलेगा, नहीं, लेकिन इसकी अगर संधि विच्छेद करते हैं यानी कि अति प्लस रिक्त हो जाएगा और अति क्या होगा साथियों, एक उपसर्ग का काम करेगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में से आपको बताना है साथियों इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। देखिए, आशा के साथ क्या क्या शब्द आएगा साथियों, कैसी आएगा, तो आशा एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। आज्ञा कैसी है, यह भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। गरिमा कैसी, यह भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। सागर कैसा है, तो सागर आपका क्या हो जाएगा, एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आंसर जिनका डी तो बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए साथियों। ये इस शब्द की वर्तनी आपसे बहुत पूछी जाती है। स्पृश्यता कैसे लिखा जाता है, जैसे अगर बात करें स्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, तो उसके जिक्र की अगर बात करें ऐसे जैसे आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उदय का साथियों विलोम क्या होता है, तो सूर्य उदय, और क्या होता है, सूर्य अस्त होता है। तो उदय का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। और जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द आपको बताना है जो कि तत्सम है। अगर बात करें साथियों सपूत एक तद्भव है, उसके अलावा सरीसृप एक तत्सम शब्द है और संकल भी तद्भव है और सांझ भी तद्भव है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द की अगर बात करें साथियों तत्सम होगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी में है सरीसृप। घबराहट की अगर बात करें साथियों इसमें प्रत्यय क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें प्रत्यय की अगर बात करें तो आहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आहट हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। साथियों इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और अगर बात करें, अब बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं है साथियों आपके एग्जाम के लिए, तो अब मैं साथियों आपको सिर्फ वही मॉडल पेपर कराऊंगा और उन मॉडल पेपर में सिर्फ वही क्वेश्चंस डालूंगा जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और डेली साथियों आप ये मॉडल पेपर इस चैनल के माध्यम से देखते हैं। डेली एक मॉडल पेपर मैं आपको देता हूं और मेरा मानना है साथियों एग्जाम तक अगर आपने ये देख लिया तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो एग्जाम को क्रैक करने से आपको रोक पाए। चलिए, एक मुहावरा देखिए कि अंग अंग ढीला होना, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब आपसे साथियों पूछा जा रहा है, जब इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है ना, तो क्या कहता है भाई मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का साथियों आपको पहचानना है, बताइए। देखिए, जिसका उच्चारण थोड़ा सा आसान होता है ना, वही आपके तद्भव शब्द होते हैं, और जिनका उच्चारण यानी कि जिनको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो वो आपके क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो यहां पर अगर बात करें, और जिनका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके तद्भव शब्द होते हैं, और जिनका कम इस्तेमाल करते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। अब इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो प्यासा हम साथियों अक्सर बोलते रहते हैं, लेकिन पाषाण कंकड़ पक्ष नहीं बोलते हैं, या बहुत कम बोलते हैं, बहुत ना के बराबर बोलते हैं। तो कुल मिला के तद्भव शब्द कौन सा होगा, प्यासा एक तद्भव शब्द हो जाएगा, बाकी सारे साथियों तत्सम शब्द हो जाएंगे। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, एक लोकोक्ति है और ये आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। बताइए, मतलब एक बहुत बड़े बहुत विशिष्ट व्यक्ति की तुलना एक सामान्य व्यक्ति से की जाए तो यहां पर अगर बात करें क्या कहा जा सकता है, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। तो यहां पर आंसर अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। यहां पर साथियों एक शब्द है, मैं आपको बता देता हूं कौन सा शब्द है, उसका आपको विलोम बताना है। यानी कि जो अनाथ शब्द यहां पर लिखा हो ना, इसका आपको साथा बताना है विलोम क्या होगा। तो अनाथ क्या होता है, जिसके माँ बाप नहीं होते हैं। अब अगर बात करें जिसके माँ बाप होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है साथियों सनाथ। क्या कहा जाता है, सनाथ कहा जाता है। तो अनाथ का विलोम अगर आपसे पूछे तो सनाथ बताना, और सनाथ का विलोम अगर आपसे पूछे तो अनाथ बताना। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अनुपम का अगर आपसे पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो क्या होगा साथियों, तो अनुपम का पर्यायवाची तो अद्वितीय होता है। इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कि शुद्ध शब्द की अगर बात करें कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, पुष्पांजलि ऐसा ही लिखा जाता है क्या, निरपराध ऐसे लिखा जाता है, भास्कर भी ऐसे लिखा जाता है और उज्जवल भी ऐसे लिखा जाता है। निरपराध की अगर साथियों बात करते हैं तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, निरपराध कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, निरपराध। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, निरापराध लिखा हुआ है। तो ये आपका गलत हो जाए, और गलत होगा तो यही तो हमें पता करना था कौन सा गलत है कौन सा शुद्ध है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अमृत का एक पर्यायवाची साथियों नहीं है, और वही आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखिए, अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है,
अम्लीय होता है, मधु होता है लेकिन रसाल नहीं होता है। अब अमृत का पर्यायवाची साथियों नहीं है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो चारों विषयों का साथियों आज की इस क्लास में निचोड़ देखेंगे, यानी कि हिंदी की बात करें तो हिंदी के टॉप लेवल के एकदम 20 क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद सामान्य ज्ञान के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। फिर मैथ और रीजनिंग को तो मैं ऐसा आपको समझा दूंगा, यानी कि मैं आपको इतना एक्सपर्ट बनाकर भेजूंगा मैथ और रीजनिंग में कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका साथियों गलत नहीं हो सकता, भले एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन डाल दे। तो इस क्लास के साथ साथियों आपको बने रहना है और एंड तक देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान आप सभी लोग जानते हैं बहुत खतरनाक होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक आपको बताना। देखिए संबंध की अगर बात करें, कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें आपको संबंध नजर आ रहा है, संबंध कारक है। राम खाना खाता है, कोई संबंध नहीं। राम का कुत्ता बहुत तेज है, तो राम का संबंध कुत्ते से नजर आ रहा है, यानी कि किसका कुत्ता है साथियों, राम का कुत्ता, सॉरी राधा का कुत्ता है। तो राधा का कुत्ता बहुत तेज है, कौन से वाक्य में साथियों संबंध कारक है, ऑप्शन नंबर बी वाले में, और बी वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में चार कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा यहां पर दिक्कत हुई, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जो युवा शब्द है ना, युवा शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि युवा शब्द क्या है। देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो युवा क्या है साथियों, एक क्रिया विशेषण है या एक संज्ञा है या एक सर्वनाम है या क्रिया। देखिए क्रिया विशेषण भी नहीं है और साथियों क्रिया भी नहीं है। ये युवा शब्द क्या है, ये एक संज्ञा है साथियों, इसलिए आंसर आपका अगर था ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट था। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द साथियों कौन सा है, तो स्त्रीलिंग के साथ हमेशा साथियों किसका इस्तेमाल होगा, कैसी का। तो आप ये देखिए कैसी किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, बताइए। नेत्र कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। त्याग कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। अध्याय कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। वेदना के साथ कैसा नहीं आएगा, वेदना के साथ कैसी आएगा। और जिनके साथ कैसी आता है वो आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो जिनका आंसर यहाँ पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये तीनों कवियों की अगर बात करते हैं तो साथियों ये किस काल के कवि माने जाते हैं, आदि काल के, भक्ति काल के, रिद्धि काल के या आधुनिक काल के। तो यहां पर अगर बात करें टॉप लेवल का एकदम क्वेश्चन है साथियों, अपने मनोमस्तिष्क में इस क्वेश्चन को स्टोर कर लेंगे, या तो आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए या आपके मित्र की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कबीरदास की अगर बात करें किस काल के संत है, कोई सिंगल भी पूछा जा सकता है या तीनों भी आपको दिए जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, जिसमें जिसमें दास है ना वो सब भक्ति करते थे, तो ये सारे के सारे कवि साथियों भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। आपको ध्यान रखना है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अब आपको साथियों बताना है, देखिए अगर बात करें ना यहां पर किसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, तो जो प्रत्येक शब्द लिखा हुआ है ना इसका हमेशा इस्तेमाल साथियों एक वचन में ही किया जाता है। अगर बात करें यहां पर आप लोग दो बातें ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कभी पूछा जाए साधु का बहुवचन क्या होगा, तो साधु का बहुवचन भैया साधु ही होता है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नदी का बहुवचन नदियां हो जाता है और घर का बहुवचन घरों हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोम है, ये आपसे साथियों बहुत पूछा जाता है और बहुत सारे लोग इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्षणिक का आपसे साथियों विलोम पूछा जाए तो शाश्वत आपको बताना है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों एक वाक्य यहां पर आपके सामने दिया गया है कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। तो यहां पर आपको बताने की कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो सही वाक्य इसमें से कौन सा होगा। तो यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया, तो गलत लग रहा है, लेकिन नहीं आना चाहिए था। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया, ये भी साथियों नहीं। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, यहां पर देखिए अगर बात करें ना यद्यपि के अकॉर्डिंग लगेगा लेकिन नहीं होगा, यद्यपि के अकॉर्डिंग फिर भी नहीं होता है, यद्यपि के अकॉर्डिंग साथियों तथापि होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग ही तो लगाओगे ना साथियों, तो सही वाक्य आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। क्यों, क्योंकि यद्यपि आया है ना तो हमेशा साथियों यद्यपि के साथ तथापि आएगा। तो आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 20 प्रश्न आपने देखे साथियों हिंदी के, अब 20 प्रश्न एकम आप देखेंगे साथियों सामान्य ज्ञान के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन यहां पर मैं आपको करवाने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन साथियों सामान्य ज्ञान का आपके स्क्रीन पर है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों गुप्त काल की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए। निम्न में से किस मुगल शासक ने, ठीक है, या किस मुगलिया ने जंजीर लगवाई, न्याय की जंजीर यहां पर होना चाहिए। तो न्याय की जंजीर तो साथियों किसने लगवाई थी, जहांगीर साहब ने लगवाई थी, इसलिए आंसर आपका बी के साथ जाएगा। हर्षवर्धन के राज कवि साथियों कौन थे, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो बाणभट्टी की अगर बात करते हैं साथियों तो ये कौन थे, ये हर्षवर्धन के राज्य कवि थे, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर के आयोजन में जो पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो कांग्रेस का 1929 में साथियों लाहौर अधिवेशन हुआ था, यहां पर ही साथियों पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये अगर बात करें ये किसकी रचनाएं हैं, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या साथियों रैदास की। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये तीनों के तीनों किसकी रचनाएं हैं साथियों, तुलसीदास की रचनाएं हैं, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अद्वैतवाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन थे साथियों, शंकराचार्य। आप लोग ध्यान रखेंगे क्यों, क्योंकि अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे, तो शंकराचार्य थे, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। साथियों वीडियो को आप सभी लोगों ने अगर लाइक ना किया हो तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से भी बता दीजिए कि क्लास
आसपास आपको कैसी लग रही है? विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी कि मोरियाना ट्रेंच की अगर बात करें, मोरियाना गर्त की अगर बात करें तो ये कौन से महासागर में स्थित है? ये साथियों प्रशांत महासागर में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सवाना चारागाह की अगर बात करें या सवाना घास के मैदान की अगर बात करें तो ये कहां पर पाए जाते हैं साथियों? ये तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। राइट आंसर अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि स्वेज नहर की अगर बात करें तो ये किसको किसको साथियों जोड़ती है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है साथियों? तो स्वेज नहर जोड़ती है। आंसर आपका ए के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र साथियों ये कहां पर स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान में स्थित है, यानी कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या आशय है, ये अब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था में? तो नहीं। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों क्या निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है? तो साथियों बिल्कुल सही। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में साथियों निजी क्षेत्र भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है। तो आंसर यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 20 बार? तो इसकी साथियों कोई सीमा नहीं है, जितनी बार हो सकता है तो हो जाएगा साथियों, इसकी कोई सीमा नहीं है कि एक बार दो बार इसका उत्तर होगा। तो आंसर आपका अगर यह प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है कभी भी आपके एग्जाम में तो कोई सीमा नहीं है, ऐसा उत्तर आप लोग मारेंगे। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था, बिल्कुल सही है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है साथियों कहां पर इसका शुभारंभ किया गया था, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी इसको कहां पर शुरू किया गया था? तो राजस्थान का एक जिला है नागौर जिसका नाम है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति साथियों किसके द्वारा की जाती है? अब आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे भैया? तो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है ना? राष्ट्रपति करेंगे। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए, जो संपत्ति का अधिकार होता है ना, तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? पहले जो संपत्ति का अधिकार का था ना, ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन संविधान में एक संशोधन किया गया। वो कौन सा संशोधन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो साथियों 44वें नंबर का संशोधन था, जिसके तहत साथियों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मूल अधिकारों की श्रेणी से। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध साथियों किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो शपथ एवं प्रतिज्ञान से इसका संबंध है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। डीएनए की अगर बात करें तो इसका काम क्या होता है साथियों? तो डीएनए का काम जो होता है ना साथियों, अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना इसका काम होता है, मेन काम इसका यही होता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, तो अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना ही डीएनए का एक प्रमुख कार्य है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा आपको ध्यान रखना है कि लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तल अगर बात करें साथियों, देखिए दूरदृष्टि दोष की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में साथियों किसका इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, यानी कि डायनेमो के द्वारा क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? तो नहीं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो बिल्कुल सही। यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों डायनेमो की अगर बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भी बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों आप लोग यहां पर देखेंगे 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के, और बहुत ही साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आने के पूरी पूरी साथियों संभावना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा उत्तर चित्र कार को, बस को और वाहन के बीच सही संबंध को दर्शा रहा है? देखिए क्या वाहन ये हो जाएगा, कार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा? नहीं, वाहन के अंतर्गत कार और बस आएगी। तो मान लेते हैं साथियों, अगर मान लेते हैं साथियों वाहन आपका ये हो जाएगा, इसके अंतर्गत कार भी आ जाएगी और इसके अंतर्गत बस भी आ जाएगी। तो ऐसा साथियों कौन सा आपको उत्तर चित्र नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है। तो यही आपका अगर आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों यदि सिंगल को कूट भाषा में क्या लिखा जाता है? 66 लिखा जाता है, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग WINKLE को क्या लिखा जाएगा? 74, 77, 68 या 78? देखिए कभी भी आपको कुछ लेटर दे रखे हो और एक बड़ा सा नंबर साथियों लिखा हो, तो 99 पॉसिबिलिटी होती है साथियों कि उन सभी नंबर का जोड़ करके वो 66 बनाए। देख लेते हैं जैसे कि एबीसीडी में साथियों एस जो होता है वो 19वें नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है, और एन 14 पर आता है, जी 7 पर आता है, एल 12 पर आता है और ई 5 पर आता है। देख लो साथियों इनका टोटल करने पर मेरे हिसाब से तो 66 आ जाना चाहिए क्योंकि लग रहा है। तो देख लेते हैं साथियों 5 और 2 आपका कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 14 आपका 4 18 हो जाएगा, 18 आपका साथियों 27 हो जाएगा, 27 और 6 आपका 36 हो जाएगा, यानी कि 36 का 6 तो मिल गया, 3 आपका हासिल का लग जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 5 5 और 6 यानी कि 66 साथियों आ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका भी साथियों टोटल करना पड़ेगा, यानी कि डब्ल्यू होता है साथियों 23 पर,
उसके बाद साथियों अगर बात करें आई होता है 9 पर, एन होता है 14 पर, के होता है 11 पर, एल होता है 12 पर और ई होता है साथियों 5 पर। देख लेते हैं 3 और 9 आपके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 12 और 4 16 हो जाएंगे, 16 आपके 17 18 19, 19 और 5 आपके कितने हो जाएंगे साथियों, 19 और 5 आपके 24 हो जाएंगे, 2 हाथ से लग जाएगा। 2 और 1 3 4 5 6 7 यानी कि 7 आ जाएगा। 74 साथियों ऑप्शन में है, तो 74 बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से नमा और दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। देखिए ये मान लेते हैं साथियों हमें क्या ए बी सी पूरी सीडी हमें क्या लिखना पड़ेगी, नहीं साथियों जेड तक। तो अगर आपसे कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बाएं से चलना है तो आप ए की तरफ से चलोगे, बी सी डी की तरफ। अगर आपसे कहा जाए कि दाईं ओर से आपको चलना है तो आपको चलना पड़ेगा साथियों जेड, जेड की तरफ से वाई, ऐसे करके आपको चलना पड़ेगा। और मैं एक बात आपको बता देता हूं साथियों, वैसे तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, लेकिन कभी भी आपसे यह कहा जाए कि दाईं ओर से आपको चलना है यानी कि जेड की तरफ से आपको चलना है, दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। तो 10वां अक्षर साथियों क्या हो जाएगा, तो हमें 27 में से घटाना पड़ेगा 10, 26 में से नहीं 27 में से, तभी हम सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो यहां पर 7 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाता कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होता, तो 27 में से हम कितना घटाते साथियों, 12 घटाते और कितना आ जाता साथियों, यहां पर 15 आ जाता, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं साथियों, अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से यानी कि ए की तरफ से नमा अक्षर क्या होता है, मान लीजिए साथियों यहां पर कहीं नमा अक्षर आ जाता और नमे पर होता है आई, ठीक है। दाईं ओर से 10वें अक्षर, तो दाईं ओर से मान लीजिए हमने यहां पर घटाया, दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा, 27 में से 10 माइनस करना पड़ेगा, तो मान लीजिए कहीं यहां पर साथियों ये 17 नंबर आ जाता और 17 पर होता है क्यू, ठीक है ना। अब अगर बात करें इनके बीच में साथियों जो है वो कौन सा अक्षर आएगा, देखिए 9 की मैं थोड़ा सा यहां पर बड़ा बना लेता हूं ताकि हमें थोड़ा सा सही तरीके से समझ में आ जाए। आई यहां पर आ जाएगी, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें इधर से चलते हैं तो 17 पर साथियों क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इसके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 हो गया, 15 हो गया, ठीक है ना, 16 हो गया, ठीक है। तो 2 इधर के कट करो, 2 इधर के कट करो, एक इधर का कट करो, एक इधर का कट करो, क्या बचा साथियों, बीच का नंबर जो बचा ना, बीच का नंबर 13 बचा और 13 पर साथियों क्या होता है, एम होता है। इसलिए आंसर की अगर बात करें, आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम के साथ, यानी कि बीच में 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा साथियों, एम होगा, इसलिए आंसर आपका बी के साथ जाएगा। इसको बहुत आसानी तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको हर एक स्टेप बताई ताकि आपके बहुत अच्छे से माइंड में साथियों ये स्टोर हो जाए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और बरका साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से वो संख्या आपको साथियों चुनना है यहां पर जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आए। कुल मिला के साथियों एक सीरीज वाला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, पहले 16 में कितना माइनस यहां पर हुआ है, तो -7 माइनस हुआ है, 16 में 7 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये तो साथियों एकदम मतलब यहां पर माइनस किया गया, यहां पर एकदम बढ़ा दिया गया, तो कितना बढ़ाया गया साथियों, यहां पर मैं कह सकता हूं 18 बढ़ाया गया। चलिए उसके बाद यहां पर कितने माइनस किया गया, एक तरीके से माइनस ही किया गया है, तो कितना माइनस किया गया, -8 माइनस यहां पर किया गया है। ये भी एकदम साथियों बढ़ गया, मतलब गुणा हो गई। और इसकी अगर बात करें 76 से अगर बात करें यहां पर साथियों 9 माइनस किया गया है। देखिए यहां पर पहले में 7 माइनस किया, एक छोड़ा, दूसरे में 8 माइनस किया, उसके बाद छोड़ा, 9 माइनस किया, मतलब 7 माइनस किया, 8 माइनस किया, 9 माइनस किया, तो इसको छोड़ेंगे, यहां पर साथियों 10 माइनस करना होगा। और जब यहां पर साथियों 10 माइनस करेंगे तो 335 में से 10 माइनस करने पर 325 आपका आंसर आ जाए। क्या 325 ऑप्शन में है कहीं पर, तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, लेकिन अभी हमें दुविधा है कि ये जो हम एक एक को छोड़कर कर रहे हैं कि ये सही होगा। अब अगर बात करें, देखिए ये 9 से आपको इतना तो आपको पता चल गया, इसका इसका ठीक है ना, इसका ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अब इसका मतलब क्या होगा, ये यहां पर अगर बात करें 9 तियां आपका कितना होता है साथियों, 27 होता है, तो 9 से 27 हुआ, 9 तियां 27 हो गया। उसके बाद क्या साथियों 19 तियां 27 होता है, तो नहीं साथियों 19 चौक साथियों कितना होता है, ये 76 होता है। देख लीजिए, ठीक है, 19 चौक आपका मतलब इसकी गुणा 4 से हो जाएगी, ठीक है, और इसकी गुणा साथियों किससे हो जाएगी, 67 की अगर बात करते हैं तो 5 से आप गुणा कराओगे, 7 पंजे 35, 35 आ जाएगा, 35 का 5 आ जाएगा, 3 चला जाएगा, 6 पंजे 30 और 3 33 है। तो ये ऐसे होगा साथियों, मतलब इसकी गुणा 3 से, फिर अगले नंबर 4 से, फिर इसकी नंबर 5 से, और नीचे जो खेल चल रहा है वो 7 माइनस किया, फिर 8 माइनस किया, फिर 9 माइनस किया, तो फिर 10 माइनस करेंगे, तो ये नंबर बिल्कुल साथियों सही है और आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के ही साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, एक कथन आपके सामने, एक नहीं बल्कि दो कथन आपके सामने हैं और दो ही निष्कर्ष आपके सामने हैं। सबसे पहले आपको साथियों कथनों को पढ़ना है और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। पहले कथन में लिखा हुआ है कि कुछ तारे ग्रह हैं, तो ये मान लीजिए साथियों क्या हो जाएंगे, ये तारे हो जाएंगे। और मान लेते हैं साथियों क्या, इतने इतने तारे क्या हैं, इतने तारे ग्रह हैं। तो ये साथियों तारे हो गए और ये क्या हो गए, ये आपके साथियों ग्रह हो गए। उसके बाद कहा है कुछ ग्रह धूमकेतु हैं, तो मान लेते इतने ग्रह साथियों क्या हो जाएंगे, इतने ग्रह आपके साथियों क्या हो जाएंगे, धूमकेतु हो जाएंगे। अब निष्कर्ष पढ़िए और निष्कर्ष को देखकर बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, कुछ धूमकेतु, बिल्कुल साथियों इतने धूमकेतु क्या है, ग्रह हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी तारे धूमकेतु हैं, तो तारे तो साथियों यहां पर हैं और धूमकेतु यहां पर है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। कुल मिला के अगर बात करें, कथन एक सही है और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऐसा तो आपका ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा होगा। तो एग्जाम में साथियों इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको छोड़ के नहीं आना है, बल्कि उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आना है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें, लिखा हुआ है कि जिनके फलकों पर 1 से 6 तक, ये तो लिखा ही होता है साथियों, 1 से 6 तक फलक होंगे, उस संख्या का पता लगाइए जो संख्या 6 वाले फलक के विपरीत है। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं साथियों, क्या इसमें है क्या नहीं है। 6 के विपरीत आपको बताना है। मान लीजिए अगर ये 2 है, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत इधर वाला होगा, 3 के उधर वाला होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही साथियों 6 का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहां पर कोई ऐसा नंबर है जो सेम सेम हो, बिल्कुल 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, तो इस वाले का हम लिख लेते हैं साथियों, एक तो ये वाला 3 हो जाएगा और ये एक ये 3 वाला हो जाएगा। अब 3 के बाद कौन सा आया है, दक्षिणावर्त में घुमाइए जरा, 3 के बाद 1 आया है तो 1 लिख लेंगे, 1 के बाद 4 आया है तो 4 लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा काम, ये 3 है ना, 3 के बाद क्या आया है तो 2 आया है, 2 लिख लेंगे, और 2 के बाद क्या आया है साथियों, 5 आया है तो 5 लिख लेंगे। इसका मतलब ये होता है, हमें ये पता चल गया कि 4 का अगर विपरीत आपसे पूछा जाता तो आप 5 बताते, अगर 1 का विपरीत आपसे पूछा जाता तो आप 2 बताते, लेकिन यहां पर 3 का विपरीत पूछा गया, 3 का नहीं साथियों 6 का विपरीत पूछा गया है। तो अगर बात करें साथियों, अब बचा ही क्या, अब बचा क्या, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, तो 3 का विपरीत पूछा गया है साथियों, जाहिर सी बात है यहां पर 6 नंबर ही आएगा मजबूरन, क्योंकि 6 ही साथियों नंबर होते हैं टोटल। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, यहां पर अगर बात करें कुल मिला के, मतलब कुल मिला के 6 वाला आपसे पूछा गया था, 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत जो होगा ना साथियों, वो एक तरीके से 3 ही होगा, ठीक है ना, 3 ही होगा, तो 3 ही आपका राइट आंसर जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर मैं आपको दिखला देता हूं थोड़ा सा जूम करके यहां पर। चलिए अब यहां पर देखिए साथियों और बताइए सही जवाब क्या है। यहां पर आपको जो ये आकृति आपको ये नजर आ रही है ना, आपको बताना है ये आकृति आपको कहां पर दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में, या आपको कहां पर दिख रही है साथियों, डी में। ये आपको देखना है और बताना है साथियों आपका सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, एक यहां पर एक आयत टाइप का है, ठीक है, तो क्या आपको यहां पर आयत दिख रहा है, ये तो ऊपर को आयत है और ये नीचे को है, यहां पर तो बिल्कुल उल्टा है, तो ये नहीं हो सकता। यहां पर आयत तो है साथियों, लेकिन उसके ऊपर ये चौकोर टाइप का है, उसके ऊपर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां पर अगर बात करें, यहां पर साथियों आपको आयत भी नजर आ रही है, यहां पर आपको ये भी ऐसा ऊपर को नजर आ रहा है जैसे यहां पर है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा गैप है, यहां पर कोई गैप नहीं है साथियों। लेकिन आप जो यहां पर देखेंगे चौकोर है बिल्कुल साथियों, एक ऊपर टेढ़े में चौकोर यहां पर भी है और यहां पर थोड़ा सा गैप भी है, और साथियों ये जीरो टाइप का भी बना हुआ है जैसे यहां पर बना हुआ है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। NOTION को क्या लिखा जाता है, 1 3 1 2 7 1 8, यहां पर तो नंबर बहुत है कुल मिला के, जितने ये हैं साथियों उसके डबल लग रहे हैं एक तरीके से अगर बात करें। देखिए
NOTION को साथियों ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार आपको बताना BEAUTIFI को साथियों क्या लिखा जाएगा। यहां पर एक चीज मुझे नोटिस करी है मैंने, क्या कि N यहां पर भी है और N यहां पर भी है, और N का जो कोड आया है ना साथियों वो 13 आया है। क्या आया है? 13 आया है। यहां पर कहीं N है? नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है साथियों कि कोड है, मान लीजिए N का कोड 13 है तो N का कोड यहां पर होता तो 13 लिखते, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा ही नहीं। तो उसके बाद साथियों अगर बात करें O का कोड यहां पर क्या है साथियों? 12 है, और यहां पर भी 12 है। लेकिन O की बात करें साथियों, O का विपरीत L होता है, और L का कोड होता है साथियों 12। और कहीं ऐसा तो नहीं साथियों कि N का विपरीत होता है M, और M का कोड होता है साथियों 13, ऐसा तो नहीं, ऐसा ही है साथियों। T का विपरीत की अगर बात करें साथियों G होता है, और G का यहां पर लिखा हुआ एक तरीके से लेटर पोजीशन 7 होती है। तो समझ में आ गया साथियों अब क्या है। देखिए B की जगह पे क्या लिखेंगे, B का विपरीत क्या होता है? Y होता है, और Y होता है साथियों 25 नंबर पर। तो 25 कहां पर लिख रहा है आपको? एक तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। उसके बाद अगर बात करें Y का विपरीत क्या होता है, Y का विपरीत साथियों B होता है, तो 2 होना चाहिए। अब 2 यहां पर है, यहां पर है, या तो साथियों ये आंसर होगा या आपका ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर बात करें E का विपरीत क्या होता है, ठीक है, आपका LOVE आपने पढ़ा होगा ना, तो V हो जाएगा। V हो जाएगा। V किस पर आता है साथियों? 22 पर आता है, तो 22 यहां पर आ जाएगा। 22 साथियों सिर्फ यहां पर है ना, यहां पर है, और ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A के साथ जाएगा। सारा आपको चेक नहीं करना है। क्यों सारा आप सारा चेक करके टाइम वेस्ट करोगे? सारा चेक करोगे तब भी आंसर यही होगा, और छोटा सा चेक किया है तब भी आंसर यही होगा। एग्जाम में आपको साथियों बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है साथियों आपके एग्जाम में। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए 6 मित्र हैं ABCDEF, एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलिए तो साथियों एक पंक्ति यहां पर है, यहां पर कुल मिला के 6 लोग बैठे, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग यहां पर बैठे हैं। कहा गया है कि उत्तर की तरफ मुंह है, इनका सबका मुंह ऊपर की तरफ है। बैठे हैं। F और C के बीच में कौन बैठा है साथियों? B बैठा है। ठीक है, तो F और C के बीच में हम बैठा लेते हैं साथियों, F और C के बीच में, F और C के बीच में साथियों B आपका बैठ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि E जो है ना, E ये C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो C कहां पर है? C यहां पर है, और C का दायां किधर होगा साथियों? इधर को होगा। तो तीसरे स्थान पर, मतलब 1 2 3, तो यहां पर साथियों E आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? D जो है ना, D ये E के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। E किधर? E ये है। E का बायां किधर होगा? ये होगा। तो D साथियों यहां पर बैठा है। उसके बाद कहा गया है कि B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? B के दायां ये होगा, ये होगा। तो बताना है आपको कि यहां पर कौन बैठा है। देखिए अगर बात करें यहां पर ए की सिर्फ कमी है, ए से एफ तक है ना, तो ए से एफ तक सब है, सिर्फ ए की कमी है, तो ए साथियों यहां पर होना चाहिए। कुल मिला के आपका भी आंसर जाएगा जहां पर ऑप्शन नंबर ए लिखा होगा, यानी कि ए लिखा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जटिल का सरल से वही संबंध है जो संकुचन का है। देखिए जटिल की अगर बात करें ना, तो जटिल का विलोम होता है साथियों सरल, जटिल का विलोम होता है सरल। और जब हम बात करते हैं साथियों संकुचन का विलोम क्या होता है, तो संकुचन के विलोम की अगर बात करें, संकुचन का विलोम साथियों प्रसार होता है। तो आंसर यहां पर अगर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इस क्वेश्चन को देखिए साथियों, और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए। देखिए लेटर पोजीशन की अगर बात करें तो के का अगर बात करें साथियों एल आया है, आई का यहां पर जेड आया है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो लेटर पोजीशनिंग साथियों करा लीजिए। के की बात करें साथियों, के आपका 11 पर आता है, आई 9 पर आता है, एल साथियों आपका 12 पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है। तो यहां पर मैं 12 लिख देता हूं, यहां पर साथियों 12 पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है, जी 7 पर, और आर 18 पर, ए 1 पर, और एम साथियों 13 पर आता है। अगर उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करें तो एल आपका फिर 12 पर आता है, जेड 26 पर आता है। अब मैं इसकी करा रहा हूं, क्यू साथियों 17 पर आता है, और एफ 6 पर आता है, और एन 14 पर आता है, के 11 पर, एच 8 पर, और जे आपका 10 पर आता है। यहां पर अगर बात करें साथियों कैसे क्या हो रहा है, देखिए यहां पर है ना, ये आपका 11 है, और 11 से ये 10 हो गया, यहां पर 9 है,
यहां से 8 हो गया है, यहां पर 12 है साथियों और ये 11 हो गया है, और यहां पर क्या है, यहां पर 15 है तो यहां पर 14 हो रहा है। तो इस टाइप से साथियों हो रहा है, मतलब इसमें आपको एक घटाना, इसमें एक घटाना, इसमें एक घटाना है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं साथियों। कितने हैं? 8 हैं। तो 8 डैश हम लोग खींच लेते हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ए में से अगर एक घटाएंगे ना साथियों तो कितना आएगा? तो जेड आएगा, तो यहां पर जेड आएगा। अब ऑप्शन में से देखिए कहां पर जेड है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी में जेड है, तो यही आपका राइट आंसर है। एग्जाम में अब आपको आगे और चेक नहीं करना, यही आंसर होगा, लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखला देता हूं। आई होता है साथियों 9 पर 8 हो जाएगा, आपका एच आ जाएगा यहां पर। आर होता है 18 पर 17 पर आ जाएगा साथियों, क्यू आ जाएगा। और यहां पर साथियों सी है तो यहां पर साथियों बी आ जाएगा। और फिर अगर बात करें साथियों यहां पर क्यू आ जाएगा, फिर ये जेड आ जाएगा, फिर ये साथियों ई आ जाएगा, और फिर ये एस आ जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद वो वस्तु 3420 रुपए में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, ये जो छूट दी गई ना, ये अंकित मूल्य पर ही छूट दी गई है। मान लेते हैं साथियों अंकित मूल्य, हम यहां पर अंकित मूल्य पूरा पूरा लिखें या एक्स लिख दें, यहां पर एक्स लिख देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, बार बार अंकित मूल्य बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, यानी कि 90 रुपए में वो दिया गया, 90% में वो दिया गया, तो 90/100 आ जाएगा। उसके बाद कहा गया कि फिर से 5% की छूट दी गई, यानी कि साथियों फिर वो 95 रुपए में दिया गया, यानी कि 95% में दिया गया। और ये दो छूटें देने के बाद वो वस्तु साथियों 3420 रुपए में बेची जाती है, यानी कि बराबर 3420 आ जाएगा। अब अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है ना, और अंकित मूल्य आपका x है, तो इसको पूरे को कैलकुलेट करो और x का मान निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको छोटा कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा। अब अगर बात करें साथियों x बराबर क्या आ जाएगी, ये 3420 है, 3420 ऐसा ही हो जाएगा। अगर बात करते साथियों ये 10 है और ये साथियों 20 है, तो यहां पर कुल मिला के 200 आपका आ जाएगा। और नीचे साथियों क्या आ जाएगा, नीचे आपका 19 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा साथियों 9 आ जाएगा। इतनी सी बात है साथियों। चलिए अब अगर बात करें ना साथियों, देखिए 3 से कट कर लेना, 3 एकम 3, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसको कट कर रहे हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक आपका 12, और ये 0 हो जाएगा। फिर से एक बार कोशिश कीजिए 3 से कट करने की, तो 3 3 आपका क्या हो जाएगा साथियों 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 8 24 हो जाएगी, आ जाएगा। तो अब अगर बात करें साथियों, क्या आपके सामने देखिए 19 एकम 19, 19 दूना आपका 38 हो जाएगा, यानी कि 20 की गुणा 200 से करना है, तो 2 दूना 4, यानी कि 4000 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 170 रुपए में बेचा जाता है, बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। कभी भी साथियों ऐसा कहे कि हमने किसी वस्तु को 200 में बेचा तो 10% की हानि हुई, तो 10% की हानि का मतलब साथियों ये हुआ कि उसको 90% में आपने बेचा, और कितने रुपए में बेचा, 200 रुपए में बेचा। कहा जाए 200 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, यानी कि 90% बराबर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो अब हमें 100% की वैल्यू निकालना होगी। कैसे निकालेंगे, 200 गुणा में 100 लगा देंगे और बटे में साथियों 90 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे हमें 100% की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि वो मूल्य हमें मिल जाएगा जिस पर बेचने पर ना हमें प्रॉफिट हो ना हमें लाभ हो। अब अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन की, तो 15% की हानि होती है, यानी कि उस वस्तु को 85% में बेचा जाता है, और प्रश्न में दिया गया उसको 170 में बेचा जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें उसका क्रय मूल्य एक तरीके से क्या होगा, तो 100% का निकालने के लिए 170 इंटू 100 बटे में साथियों 85 आ जाएगा। ठीक है ना, 85 आ जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा, 17 पंजे 85 हो जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 2 की 100 से गुणा करेंगे साथियों क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 200 होगा, यानी कि क्रय मूल्य साथियों क्या होगा, 200 होगा। अब उसके बाद की लाइन पढ़िए कि यदि वह 206 रुपए .40 में बेची जाती है तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है। देखिए 200 में खरीदी गई और
6 और कितने में साथियों एक्स्ट्रा में 6 इतने रुपए का तो लाभ हुआ, 6 रुपए 40 पैसे का लाभ हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन इसको प्रतिशत में आपको बदलना है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे साथियों, गुणा 100 लगाएंगे और गुणा 100 लगाएंगे, भाग देंगे क्रय मूल्य से नीचे जो आपका 200 है। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, पॉइंट गायब करेंगे, नीचे साथियों 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब इससे ये आपका कट जाएगा। अब ऊपर आपका आ जाएगा 640, नीचे आपका साथियों आ जाएगा 200। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। यहां पर अगर बात करेंगे 2 से कट करेंगे 32 आ जाएगी, यहां पर आपका 10 आ जाएगा। इस जीरो को हटाएंगे और यहां पर पॉइंट लगाएंगे, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 3.2% का प्रॉफिट होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घन हैं। मान लेते हैं साथियों एक तरीके से घन है ये, एक घन ये हो गया, एक घन ये हो गया, एक घन ये हो गया। मान लीजिए कहा गया है साथियों, क्या कहा गया है कि इनकी भुजाओं के बारे में साथियों बताया गया है कि अगर मान लीजिए इसकी 6 भुजा है, इसकी 8 भुजा है, इसकी 10 भुजा है, तो ये 3 ठोस धात्विक घनों को अगर इन तीनों को कुल मिला के पिघलाया जाता है, ये कहा गया है कि अगर पिघलाया जाता है तो उसके बाद एक नया ठोस, मतलब इन तीनों को पिघलाकर एक नया घन मान लीजिए बनाया जाता है। तो नए घन की भुजा की माप साथियों कितनी होगी? देखिए अगर बात करें इन तीनों का, अगर इसको पिघलाकर ये बनाया जाता है तो इसका आयतन क्या, इसका आयतन और इसका आयतन साथियों बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब साथियों बढ़ते हैं हम लोग इस सवाल के जवाब की तरफ। क्या होगा देखिए, मान लेते हैं साथियों पहले वाले का जो घन है ना, उसकी भुजा कितनी है? 6 है। तो मान लेते हैं a बराबर 6 है। दूसरे वाले की कितनी है साथियों? मान लेते हैं a2 बराबर साथियों 8 है। और a3 की अगर बात करें तो कितनी है साथियों? 10 है। अब यहां पर एक बड़ा वाला भी है, एक बड़ा वाला भी है साथियों। उसको मान लेते हैं जो इन तीनों को बनाकर बनाया जाता है ना, उसको मान लेते हैं साथियों इतना है। तो उसकी इसकी घन की भुजा, मतलब इसकी भुजा ही आपको एक तरीके से चाहिए है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें इस ए वाले की भुजा हमको चाहिए है। अगर बात करें इसका आयतन, इसका आयतन, और मैंने कहा था कि इनका आयतन बराबर है, तो इनके आयतन की बात करें, इनका आयतन प्लस ये वाले का आयतन, ये 2 है, ये 1 है, और प्लस अगर बात करें इसका आयतन, ये आपका 3 हो जाएगा। बराबर है ये, मतलब ठीक है ना? अगर बात करें अभी हमें ए की वैल्यू चाहिए है, वो हम पता कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ए की बात करें, ए कितना है? 6 है। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा साथियों? 216 हो जाएगा। ए क्यूब कितना है? यानी कि 8 का क्यूब साथियों कितना हो जाएगा? आपको मालूम होना चाहिए, 512 हो जाएगा। और ए 3 कितना है? 10 है। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा साथियों? 1000 हो जाएगा। तो इनको अगर साथियों जोड़ेंगे तो 1512 कितना हो जाएगा? 1512 हो जाएगा। और 216 अगर साथियों उसमें जोड़ते हैं तो ये 8, ये 2, ये 7, ये 1 आ जाएगा। यानी कि ए क्यूब कितना आएगा साथियों? 1728 आएगा। और अगर बात करें ए क्यूब 1728 का मतलब है कि ये किसी संख्या का घन होगा। तो ये 12 का साथियों घन होता है। किसका घन होता है? 12 का घन होता है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा साथियों? 12 आ जाएगा। तो 12 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 75 भाग 30 ऑफ 5/7। यहां पर साथियों कुछ मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या यहां पर मिसिंग। देखिए 75 जैसे लिखा, 75 भाग यहां पर 30 ही आएगा। 75 भाग 30 और -3 बटे यहां पर 4 है, और उसके बाद ऑफ है, फिर ये सब है। अब अगर साथियों सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो 3 3 9 हो जाएगा, और 9 और 1 साथियों कितना हो जाएगा? 9 और 1 आपका 10 हो जाएगा, इनके 10/3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस लिख दिया, 3 एकम 3, 3 और 2 साथियों 5 बटे यहां पर 3 आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं नीचे, नीचे तो सेम है 3, तो एक बार उतार लेंगे, ऊपर साथियों 10 - 5 आ जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। यानी कि पूरा इसको कैलकुलेट करके साथियों, इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा? 5/3 आएगा। माइनस लगा, माइनस लगा लिया। अब अगर बात करें इसको सॉल्व करा लेते ना, ठीक है? तो 5/7 लिखा है, तो 5/7 हमने 7 लिख लिया। इस भाग का निशान हम इसको गुणा में बदल लेंगे, लेकिन गुणा में बदलने के बाद एक शर्त होती है कि इसकी उल्टा पलटी होगी। जैसे 9/14 लिखा है ना, तो 14 साथियों यहां पर 9 हो जाएगा, और -5/3 ये है। अब देखिए साथियों 7 एकम 7, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा। ठीक है? अब क्या हो जाएगा? 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, और यहां पर नीचे आपका 9 आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा। अब इसको साथियों आप देख लीजिए, कितना कितना आपके पास आ गया? 10/9 आ गया, -5/3 आ गया। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर क्या था? यहां पर 3/4 था।
और फिर ये क्या था साथियों, फिर आपका अगर बात करें ये आपका 75 था, उसके बाद साथियों भाग 30 था, उसके बाद -3/4 था, उसके बाद यहाँ पर ऑफ था। अब यहाँ पर चूंकि साथियों ऑफ है तो यहाँ पर इसका मतलब गुणा आ जाएगा, यानी कि 10/9 से पहले गुणा आ जाएगा, और ये 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 साथियों लिख जाएगा। ये क्या है, ये 75/30 है ना, मतलब 75/30, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 15×5 75 हो जाएंगे, यानी कि इसकी जगह 5/2 आ जाएगा गुणा में, 5/2 आ गया। तो अब आपके पास साथियों कितना रहा, इतना रहा जितना आपके सामने। अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर मैंने गुणा का निशान क्यों लगा दिया, यहाँ पर तो माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है। चलिए अब अगर साथियों बात करते हैं अब किसको सॉल्व कराना है, अब इसको सॉल्व करा लीजिए। 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर साथियों 10 आ जाएगा। तो अब आपके सामने जो आया है 5/2 माइनस 5×3 आपका 15 हो जाएगा, 5×3 15, और यह क्या हो जाएगी आपका 18 हो जाएगा, -5/3 यहाँ पर साथियों आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब अगर बात करें साथियों इसको कैलकुलेट करा ले, इस पूरे को कैलकुलेट करा ले, 5/2 आपके पास आ गया है। अच्छा इसको और ये कट रहा है, 3×5 आपका 15 हो जाएगा, 3×6 18 हो जाएगा। अब आपके पास साथियों क्या आया, अब आपके पास आया है 5/2 -5/6 -5/3 आपके पास आ गया है। देखिए अब अगर बात करें इसको और इसको कैलकुलेट करा लेते, 6 यहां पर है ना, इसको भी 6 बना लो, आसान रहेगा। इसको 6 बनाओगे तो साथियों 3 से गुणा कराओगे, और इसकी भी 3 से गुणा कराओगे, तो कहा जा सकता है ऊपर साथियों कितना हो जाएगा, ऊपर 3×5 15 आपका हो जाएगा, और नीचे आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो नीचे तो 6 हो जाएगा साथियों, ऊपर 15 हो जाएगा, नीचे भी 6 नीचे भी 6, तो एक बार 6 आ जाएगा, और ऊपर 15 में से 5 जाएगा तो 10 आ जाएगा। यहां पर कितना था, 5/3 था। इसको भी साथियों ऐसा करो 6 बना लो, तो 2 से इसकी गुणा कराओगे तो ये 6 बन जाएगा, 2 से इसकी गुणा कराओगे तो ये 10 बन जाएगा, नीचे भी 6 इधर भी 6 इधर भी 6 हो जाएगा, और 10 में से 10 जाएगा तो साथियों 0 बचेगा। तो आंसर आपका क्या जाएगा, 0/6 जाएगा। और जब ऐसा होता है कि 0 के बटे में कोई नंबर होता है तो वहां पर आंसर आपका 0 ही होता है। तो 0 ऑप्शन में है, बिल्कुल है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपए है। इसे 10%, X% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के बाद इसको 267.30 रुपए में बेचा जाता है। X का मान आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अंकित मूल्य साथियों कितना है, अंकित मूल्य है 450। इस 450 पर यानी कि इस अंकित मूल्य पर साथियों पहले जब 10% की छूट दी जाती है, यानी कि इसको 90% में बेचा जाता है, क्या कह सकते हैं, 90/100 हो जाएगा। ठीक है। X% की बात आई, देखिए कभी भी मान लीजिए जिसके 10% यहां पर है तो हमने उसको कितना लिखा, एक तरीके से 100 - 10 ऐसे ही करके तो लिखा, तभी तो साथियों 100 में से 10 जाएगा तो 90 बटे बचेगा, यानी कि 90 में से 100 होगा। 20 होता तो हम क्या लिखते साथियों, यहाँ पर 100 - 20 लिखते, 20 लिखते। लेकिन ये संख्या हमें पता है तो हमने यहाँ पर घटा दिया। लेकिन अगर ये संख्या साथियों हमें पता ना होती तो हम क्या करते, तो हम 100 - x कर देते। अब जैसे कि ये यहाँ पर x% है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, 100 - x/100 करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक और साथियों छूट दी जाती है 20% की, यानी कि तो कितना हो जाता है, 80/100 हो जाता है। तो अब इन छूटों को देने के बाद वो जो वस्तु बेची जाती है वो साथियों कितने रुपए में बेची जाती है, 267.30 रुपए में बेची जाती है। तो 267.30 रुपए में बेची जाती है। एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ये जो एक्स है ना, एक्स, इसका मान साथियों आपसे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत की उसको छूट दी गई। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, देखिए x का मान आपको इस पूरे को कैलकुलेट कराना है और x का मान आपको निकालना है। इसकी अगर बात करें तो 20 चौक आपका 80 हो जाएगा, 20 पंजे आपका साथियों 100 हो जाएगा। इसकी अगर कट करें, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से साथियों ये जीरो आपका कट जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगर बात करें, देखिए नीचे आपका 100 है, ठीक है, और नीचे आपका 5 है। अगर इस 5 को भी कट कर दे और 5 नीम 45 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 100 - x है ना, 100 - x यहाँ पर हमने लिख लिया, 100 - x बराबर ये क्या लिखा है, 267, ये भी साथियों हमने लिख लिया, 0.30 भी लिख लिया। अब नीचे कौन कौन सी संख्या है, नीचे साथियों सिर्फ 100 है तो ये 100 लगेगा इसमें नीचे। और अगर बात करें जो ऊपर वाला होगा ना वो भाग में आ जाएगा इसके। तो ऊपर क्या क्या है, 9 है और ये 90 है, यानी कि 9 90 है तो ये आपका 81 हो जाएगा।
ठीक है, और साथियों कितना है, और आपका 4 है तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाएंगे साथियों, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे एक लगा के। अब इन 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बार साथियों इसको और कट कर लीजिए। देखिए क्या ये साथियों 4 से कट हो रहा है, देख लेते हैं हम लोग एक बार। 4 से तो नहीं कट हो रहा है। ठीक है, ये 3 से कट हो जाएगा, देख लीजिए। 3 एकम आपका 3 हो जाएगा, 3 एकम क्यों, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा। कितना बचेगा साथियों, 2 बचेगा। 3 नीम आपका 27, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, 2 बचेगा 27 बचेगा, 3 नीम 27 और 3 एकम 3 और 0 लग जाएगा। ये कटेगा साथियों 3 से, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। इस जीरो से साथियों ये जीरो कट जाएगा, और अगर बात करें 3 नीम आपका कितना आ जाएगा, 3 नीम 27 आ जाएगा। इसको अगर कट करेंगे तो यहां पर लिख लीजिए 3 दूना आपका 6 होगा, 3 नीम 27 होगा, 3 सत्ते 21 होगा और 0 नहीं होगा। ठीक है, और अब नीचे साथियों क्या बचा है, 9 बचा है और 4 बचा है। अब 3 से एक बार और देख लीजिए साथियों, कट हो रहा है, 3 से नहीं कट हो रहा है, देखिए। हाँ कट हो जाएगा। या ऐसा करो 9 से ही कट हो जाएगा, 9 कम 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 9 तिया 27 और 0 का 0 यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अब ये भी कट हो गया। अब इसको साथियों 4 से कट करा लो, यानी कि 330 को साथियों 4 से कट करा लो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, बिल्कुल 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, एक जाएगा ये 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, बिल्कुल एक बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा साथियों, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों 82.2 यहाँ पर आ रहा है। चलिए अच्छा, यहाँ पर एक बात है, देखिए 4 अट्ठे 32 होगा ना, 4 अट्ठे 32 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 अट्ठे 32 में से साथियों जब एक बचेगा तो ये 10 हो जाएगा, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो साथियों यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर 2 बचेगा, और पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। तो इतना कुल मिला के यहाँ पर आता है। अब देखिए, अब यहाँ पर कहा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए साथियों। x का मान वैसे कैसे हम ज्ञात कर पाएंगे, x का मान हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। 100 माइनस एक्स यहाँ पर साथियों हमने लिखा था, बिल्कुल लिखा था 100 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू क्या आई है साथियों, 82.5 आई है। तो जब 100 में से 82.5 घटाओगे तो 17.5% बचेगा। यानी कि साथियों यहाँ पर जो बट्टा आपका लग रहा था वो 17.5% का लग रहा था, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि एक निश्चित धनराशि, कोई निश्चित धनराशि है, कोई राशि है, वो साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में कितनी हो जाती है साथियों, 8,640 हो जाती है। और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, देखिए 2 वर्षों में तो साथियों इतनी हो जाती है, और 3 वर्षों में 9,720 हो जाती है। धनराशि में धनराशि और वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, यानी कि आपसे धनराशि भी पूछी जा रही है, पूछा जा रहा है कि मूलधन कितना होगा, और पूछी जा रही है साथियों आर, यानी कि पूछा जा रहा है कि दर कितना होगा। तो ये दो चीजें आपको यहां पर बताना है। कौन कौन सी, एक तो धनराशि की अगर बात करें, धनराशि मैं आपको बता दूंगा कैलकुलेट करके, एक सेकंड। तो मैं आपको धनराशि बता दूंगा साथियों, और मैं आपको दर बता दूंगा। चलिए, यहां पर दर हो गई और धनराशि हो गई। अब यहां पर बहुत ध्यान से साथियों देखिएगा। देखिए यहां पर कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 8640 हो जाती है, और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 9720 हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं साथियों 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकलेगा। इन दोनों को अगर साथियों माइनस कराओगे तो मैं कह सकता हूं 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। और अगर बात करें साथियों, ये 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहां पर साथियों 0 आ जाएगा, और यहां पर 10 आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वो 1080 प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहां पर साथियों देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो इसकी जरा 2 से गुणा कराओ। मैं ये देखना चाहता हूं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज है कितना आखिर। तो 2 वर्ष की अगर इससे गुणा करा लेंगे तो ये साथियों 2160 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी ऐड है। मतलब ये जो संख्या है ना, इसमें मूलधन तो है, इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी ऐड है, क्योंकि लिखा हुआ है। और 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमने निकाल लिया है। तो हम जब इसमें से 2 वर्ष का साधारण ब्याज घटा देंगे तो ये मूलधन ही तो निकल आएगी, यानी कि पहले प्रश्न का हमें जवाब मिल जाएगा। तो 8640 में से
8640 में से साथियों 2160 घटाएंगे जो कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें हमें यहाँ पर मिल जाएगा साथियों कितना? हमें यहाँ पर मिल जाएगी धनराशि मिल जाएगी कुल मिला के। तो 6480 रुपए कहाँ पर लिखा हुआ है? 6480 रुपए। एक तो 6480 रुपए ये लिखा हुआ है, एक साथियों ये लिखा हुआ है। या तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा या आपका डी राइट आंसर होगा। लेकिन अब हम साथियों निकाल लेते हैं क्या? अब हम साथियों एक बार दर भी निकाल लेते हैं। 6480 रुपए आपका मूलधन हो गया। अच्छा, दर निकालने की अगर बात करते हैं तो दर बराबर क्या होता है? दर बराबर होता है SI इंटू 100 बटे P इंटू टी। ठीक है, इसमें हम बैठा देते हैं। अब अगर साधारण ब्याज की यहां पर अगर बात करते हैं तो एक वर्ष का साथियों साधारण ब्याज कितना निकला था, या 2 वर्ष का ही लिख लेते हैं। 2160 निकला था, 2160 हो गया गुणा 100 हो गया, और मूलधन कितना है? 6480 है। ठीक है, 6480 हो गया, और कितने समय के लिए? 2 समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। अब इसको अगर कट करने पर आए साथियों तो ये कैसे कट होगा, यहां पर मैं आपको बतला देता हूं। देखिए, इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और इसको अगर कट करेंगे 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है, इतना कट हो गया। अब अगर बात करें इसको यहां पर लिख लीजिए 10800, और यहां पर कितना आ जाएगा? 648 आ जाएगा। इतना अब साथियों बचा है कुल मिला के, और कुछ नहीं है। चलिए, दो ही से कट कर लेते हैं। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 4 आ जाएगा, 00 आ जाएगा। फिर से 2 से कट करें, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों आपका 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा। 2 से कट करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 आ जाएगा। इसको कट करेंगे साथियों, 2 एकम 2, 2 3 6 आपका आ जाएगा, 2 पंजे 10, 1350 आ जाएगा। 3 से अगर कट करें ना तो 3 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 पंजे 15 आ जाएगा। अगर इसको कट करेंगे 3 एकम 3, सॉरी 3 दूना 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 चला जाएगा, 3 सत्ते आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 पंजे की अगर बात करें, 9 पंजे आपका 45 हो जाएगा, 9 कम 9, 9 दो 18, 9 3 27 हो जाएगा। तो कुल मिला के 50/3 आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आर कितनी निकल रही है साथियों? आपकी 50/3 निकल रही है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो साथियों 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो आर भी साथियों निकल गई। आर कितनी आती है साथियों? 16 सही 2/3 आती है। तो 16 सही 2/3 कहां पर लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मूलधन तो हमने पहले ही निकाल लिया था, तो जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए, ए और बी की आय का अनुपात कितना है? उनकी आय, अगर ए की आय साथियों 4 है तो बी की आय कितनी है? 5 है, ऐसा कह रहे हैं। और उनके व्यय का अनुपात कितना है? 2:3 है। मतलब अगर कमाते 4 हैं तो खर्च 2 करते हैं, कमाते 5 है तो खर्च 3 करते हैं। यदि ए और बी क्रमशः 7200 रुपए और 6000 रुपए की बचत करते हैं, यानी कि इतने इतने रुपए बचाते भी हैं, तो ए की आय आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 4x का मान एक तरीके से पूछा जा रहा है। देखिए, ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है। मान लेते हैं ए की आय साथियों 4x हो जाएगी और बी की आय कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। उसमें यह भी दिया है साथियों कि ए जो बचत करता है वो 7200 रुपए की बचत करता है। ठीक है, 7200 रुपए की बचत करता है। अब इंसान मान लीजिए साथियों, अब उसकी आय कितनी है? उसकी आय साथियों 4x है। अब इस 4x में से साथियों अगर वो कितना बचाएगा? 7200 रुपए बचाएगा। तो आगे क्या आएगा साथियों? आगे क्या आएगा? 7200 में यहां पर लिख देता हूं। अब एक व्यक्ति अपनी आय में से साथियों अपना क्या निकालेगा? अपनी बचत अगर वो निकालता है तो उसके सामने क्या आएगा? उसके सामने एक तरीके से व्यय आएगा, यानी कि उसने कितना खर्चा किया। आपकी आय मान लीजिए साथियों 10 है, आपने उसमें से 2 रुपए बचत किए, तो ये क्या निकलेगा? ये साथियों खर्च ही तो निकलेगा, यानी कि 8 रुपए आपने खर्च कर लिए। अब उसी प्रकार अगर बात करते हैं, देखिए और यहां पर जो व्यय है ना, व्यय का भी अनुपात दे रखा है। व्यय का अनुपात कितना है कि ए का 2 है और बी का कितना? 3 है। तो यहां पर फिर से मैं लिख लेता हूं। मान लीजिए इसकी ए की आय में से साथियों उसकी बचत को जब माइनस करते हैं तो कितना आता है साथियों? उसका व्यय का अनुपात आ जाता है जो कि 2 है। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर बात करें साथियों बी की आय कितनी है? 5x है। इसमें से ये बचत कितनी करता है? 6000 रुपए है। तो साथियों इसका भी अनुपात आ जाएगा व्यय का, तो 3 है। तो ये अब इसको साथियों आपको सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं आपको करना है। 4 3 आपका साथियों 12x हो जाएगा,
12x हो गया। 72 की 3 से साथियों कराओगे 216 आ जाएगा, 216 डबल जीरो लग जाएगा, बराबर 5 दूना 10x आ जाएगा और 6 दूना साथियों 12 और 6 दूना साथियों 12 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए, तो ये आपका 12,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 12x है और ये 10x है, उधर है बराबर के, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो 2x बचेगा। अब 2x बराबर साथियों कितना हो जाएगा, 2x बराबर आपका 216 में से, अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो 216 डबल जीरो में से कितना घट जाएगा साथियों, 12,000 घट जाएगा। ठीक है ना, तो 216 में से जरा 120 साथियों घटा लो, 216 में से 120 घटाओगे क्या बचेगा, 6 और यहाँ पर साथियों 9 बचेगा, 96 बचेगा कुल मिला के। ठीक है, यानी कि 9600 बचेगा। तो अब आप साथियों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2x बराबर कितना है, 2x बराबर 9600 है। तो x बराबर कितना होगा, दो की भाग कर दो, पता चल जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी कि 4800 हो जाएगा। यानी कि x का मान साथियों कितना आ गया साथियों, 4800 आ गया। अब देखिए, अब a की आय कितनी थी साथियों, 4x थी। ठीक है ना, तो x बराबर 4800 है, तो 4x की वैल्यू क्या होगी साथियों, 4800 की 4 से गुणा करा लो, 4 अट्ठे 32, 2 जीरो लगा दो, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 साथियों 19 हो जाएगा। तो 19,200 साथियों ये a की आय निकल आएगी। b की भी आय निकाल लेंगे, x की वैल्यू 4800 है और b है, b की आय कितनी है, 5x है, तो 5 की गुणा 4800 से करा लो, b की आय निकल जाएगी। तो इस टाइप से साथियों आपको समझना है। चलिए, सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है साथियों, क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखना और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा कि सीमा रीमा से 8 वर्ष, यानी कि कुल मिला के साथियों 2 लड़कियां हैं, एक है सीमा, क्या, एक है सीमा साथियों और एक कौन है, एक है रीमा। चलिए, सीमा और रीमा 2 लड़कियां हैं। रीमा यानी कि सीमा जो है वो रीमा से 8 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो अगर साथियों हम मान लेते हैं रीमा की उम्र कितनी, रीमा की उम्र अगर x है तो सीमा की उम्र कितनी हो जाएगी साथियों, x-8 हो जाएगी, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि सीमा जो है ना, सीमा ये 8 वर्ष छोटी है। तो जब इसमें से इसकी आयु में से 8 को माइनस करेंगे तभी तो आएगी। तो कुल मिला के अब आपको सीमा की भी आयु पता चल गई, रीमा की भी आयु पता चल गई। उसके बाद कहा गया है कि अगर 4 वर्ष पहले कहेगा तो इसमें से 4 माइनस करेंगे, इसमें से भी 4 माइनस करेंगे। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:2 था। तो हम लिख लेते हैं साथियों, यहां पर देखिए x-8, ये तो आपका हो जाएगा वर्तमान आयु। 4 वर्ष पहले की बात की है तो 4 माइनस कर देंगे, इसमें से भी साथियों 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, और इन 4 वर्ष पहले की अगर बात करें, उनका अनुपात कितना था, 1:2 था। यानी कि अगर सीमा 1 साल की थी तो रीमा 2 साल की थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए साथियों यहाँ पर, अब साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये 8 भी माइनस का है और 4 भी माइनस का है, तो 8 और 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस ही आएगा। उसके बाद x-4 है तो x-4 ही हो जाएगा, 1/2 है, 1/2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 2 की x से गुणा होगी साथियों तो 2x हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। अगर बात करें x आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए 2x लिखा हुआ है, ये उधर वाला x इधर आएगा तो 2x - x हो जाएगा, यानी कि x ही बचेगा सिर्फ। और जब साथियों यहाँ पर x बचेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 24 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के x बराबर जो आपके सामने आएगा वो कितना आएगा साथियों, वो 20 आएगा, यानी कि x बराबर 20 अब आपको मान मालूम पड़ गया। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 2 अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु क्या होगी। देखिए, सीमा की उम्र वर्तमान समय की पहले निकालिए, तो x-8 और x की वैल्यू है 20, यानी कि 20 - 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 तो अभी वर्तमान समय की आयु है। 6 वर्ष बाद की उम्र पूछ रहा है ना, तो 6 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा साथियों, 18 आ जाएगा। तो आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, 18 के साथ ही जाएगा। अगर आपसे ये पूछता रीमा की वर्तमान आयु कितनी है तो 20 है, 6 वर्ष बाद की पूछता तो 26 वर्ष आप बता देते। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। चलिए, तो 6+3 लिखा हुआ है, 6+3 ऑफ 7, यहाँ पर साथियों 7 - 5 है, ब्रैकेट बंद है, भाग लिखा हुआ 2 ऑफ 11 लिखा है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए
6 प्लस 3 लिखा है तो 6 प्लस 3 आ जाएगा, और ऑफ का मतलब साथियों गुणा होता है तो 7 माइनस 5 आ जाएगा। अब यहां पर इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, और भाग हो तब भी नहीं, सबसे पहले इसको साथियों सॉल्व करना है। उसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो गया, भाग का निशान आ गया साथियों, बिल्कुल भाग का निशान आ गया। और यहां पर अगर बात करें 2 गुणा 11 है ना, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 प्लस यहाँ पर साथियों 3 7 21 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 21 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 में से साथियों 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। अब 22 भाग 22 है, तो जब 22 की भाग करोगे साथियों 22 से, तो कितना बचेगा, एकम एक एकम एक, तो एक आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें कि सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी काम को 8 घंटे में करती हैं, तो सोनी मान लीजिए एस हो गई, और गीता क्या हो गई, गीता जी हो गई। तो सोनी और गीता मिलकर किसी काम को 8 दिन में करती हैं, और सोनी अकेले क्या, सोनी अकेले साथियों उस काम को 12 दिन में 12 घंटे में करती है। गीता अकेले अगर उस कार्य को करे, गीता अकेले अगर उस कार्य को करे तो कितने घंटे में समाप्त करेगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों उसके बाद सेकंड स्टेप आपको करना होता है, यहां पर एक ऐसा नंबर लेना होता है जो कि 8 के पहाड़े में भी आए और 12 के पहाड़े में भी आए, और कितनी बार में आएगा, 8 तिया 24, तो 3 यहां लिख लोगे, 12 दूना 24 तो यहां लिख लोगे। तो अब आपको कुल मिला के ये पता चल गया कि एस और जी एक घंटे में कितना काम करते हैं, एक घंटे में 3 काम करते हैं। आपको ये पता चल गया कि एस एक घंटे में कितना काम करता है साथियों, 2 काम करता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों, देखिए एस अगर एक घंटे में, यहां पर मैंने आपको बताया कि 2 काम करता है, तो जाहिर सी बात है जी एक घंटे में 1 काम करेगा, क्योंकि ये जब दोनों मिलकर ही तो 3 काम कर रहे हैं ना, इसलिए। तो टोटल काम क्या है, टोटल काम साथियों 24 है, और जब टोटल काम 24 है और जी की अगर बात करिए एक घंटे में 1 काम कर रहा है, तो ये 24 काम को कितने घंटे में निपटाएगा, 24 घंटे में निपटाएगा। तो आपसे यही पूछा गया था कि उस गीता अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगी, तो 24 घंटे में करेगी। तो 24 कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही